राजनीति में राम राज्य कहलाए जाने की बात कही जाती रही है। फिल्मों वाले कहते रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो प्यारे पल छिन। कानून में कहा जाता है, दोज गोल्डन डेज ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सब बातें वही हैं, सिर्फ शब्द बदल दिए गए हैं। इन सब में वही बेहतरीन पुराने समय की याद दोहराई जाती है, जब सब कुछ सुहाना था। भारत के न्याय जगत में भी उन्हीं पुराने पलों की याद की जाती है, जब कानून सरल था और प्रजा का भला करने वाला हुआ करता था। आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डरो मत, हम वही पुराना और सुहाना दौर वापस लाने वाले हैं। आरोपी को सजा तभी देंगे जब कानून का हर पक्ष पूरा किया गया होगा। हम आरोपी को कभी भी कच्ची मार नहीं मारेंगे। आज के केस का नाम है पी शशि कुमार वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। यह एक क्रिमिनल अपील थी जिसका नंबर था 1473 ऑफ 2024 और यह SLP क्रिमिनल नंबर 2756 ऑफ 2019 में दाखिल की गई थी। इसको जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 8 जुलाई 2024 को, यानी कि बस अब से कुछ ही थोड़ा पहले डिसाइड किया था। 13 नवंबर 2014 को एक 14 वर्षीय लड़की अपने घर में मृत पाई गई। उसी समय उसके पिता ने घर में घुसते हुए देखा कि लगभग 7:15 बजे शाम को हेलमेट पहने हुए एक आदमी घर की सीढ़ियों से उतर रहा था। उससे पहले 2 अन्य पड़ोसियों ने बयान किया था कि उन्होंने 6:30 पौने 7 बजे के बीच में एक हेलमेट पहने हुए व्यक्ति और दूसरा मंकी कैप पहने हुए व्यक्ति, उन दोनों ने इस मृत लड़की के घर में प्रवेश किया था। इन बयानों व बरामदगी के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों अभियुक्तों को सेक्शन 302 IPC में मर्डर के लिए कन्विक्ट कर दिया था। जब ये दोनों अपनी अपील लेकर हाईकोर्ट के सामने पहुंचे तो वहां इनकी सजा को बरकरार रखा गया। इसलिए ये दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी गुहार को लेकर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह ठीक नहीं है, सजा कानून की दृष्टि से गलत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों की पहचान सही तरह से नहीं हो पाई थी, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी जैसी कानून के अनुसार होनी चाहिए थी। जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आरोपी की आइडेंटिफिकेशन में कानूनी प्रावधानों को माने जाने की कमी होगी तो कोर्ट में की गई आरोपी की पहचान को, उसकी आइडेंटिफिकेशन को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। हमारे सब विद्वान व्यूअर्स को पता होगा कि जिस केस में आरोपी व पीड़ित व्यक्ति पुराने जानकार ना हो, एक दूसरे से अजनबी हो, उसमें आरोपी की पहचान का एक कानूनी तरीका निर्धारित किया गया है। अजनबियों के द्वारा मोबाइल की छीन झपट, मर्डर, डकैती, चोरी, लूट, अपहरण, रेप जैसे अपराधों को किए जाने पर उस आरोपी की 2 बार पहचान करवाई जाती है। पहली उसकी पहचान गिरफ्तारी के समय होती है, जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह सब होता है, और दूसरी उसकी ट्रायल के दौरान पहचान करवाई जाती है कोर्ट में। वहां गवाह आकर उस आरोपी को पहचानता है कि यह वही गवाह है जिसके बारे में मैंने बयान दिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने करवाई जाती है और एक निर्धारित प्रक्रिया जो CRPC में दी गई है उसके अनुसार करवाई जाती है। TIP का आयोजन किया जाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहीं जेल परिसर में जाकर इस TIP के आयोजन को पूरा करते हैं, इस कार्रवाई को करवाते हैं। सवाल है कि TIP के आयोजन को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्यों इस काम को पुलिस आईओ नहीं कर सकता है? हमारे स्थापित कानून के अनुसार TIP का आयोजन कभी भी एक पुलिस आईओ नहीं कर सकता है। इसके लिए केवल एक मजिस्ट्रेट ही एंटाइटल्ड होते हैं। कुछ राज्यों में TIP का आयोजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट से न करवाकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिनको हम तहसीलदार भी कहते हैं, उनसे करवा लिया जाता है। और ये हमने पाया है कि तहसीलदार से इस प्रकार की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में TIP करवाना एक कानूनी ब्लंडर हो जाता है।
उस तहसीलदार को जब भी दबकर क्रॉस किया जाएगा तो ये लोग कानून में इतने पैदल होते हैं कि इनके द्वारा की गई टीआईपी के 90% मामलों में कानून का पालन नहीं किया जाता और वो सारी की सारी जो टीआईपी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कानून को धता बताकर की जाती हैं। जब भी इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदारों का क्रॉस एग्जामिनेशन मजबूती से किया जाए तो उनके 90% मामले गैर कानूनी निकलते हैं। तो हमारे सभी यंग एडवोकेट कलीग्स को यह एक सूत्र की तरह प्रयोग करना चाहिए कि जहां भी टीआईपी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ना होकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हो तो वहां क्रॉस के द्वारा इसको तोड़ दिया जाए। इसका प्रयोग करके आपको भारी सफलता मिलेगी। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वॉशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। अब हमें यह देखना है कि टीआईपी का पर्पस क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि टीआईपी का उद्देश्य पहचान करने वाले गवाह की सच्चाई की परीक्षा करना होता है कि वह आरोपी की सही पहचान करने में सक्षम था भी या नहीं था। आरोपी को अनेक अन्य अज्ञात लोगों के बीच में मिलाकर गवाह के सामने ले जाया जाता है और उसे सही आरोपी की पहचान करने के लिए कहा जाता है। गवाह पहचान भी सकता है और इसमें असफल भी रह जाता है। इस तरह से आरोपी की पहचान करवाने के भी अपने दो प्रयोजन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पहला प्रयोजन तो यह है कि इससे इंक्वायरिंग अथॉरिटीज को भरोसा हो जाता है कि यह आरोपी, जो कि शिकायतकर्ता के साथ पहले से परिचित नहीं था लेकिन अपराध से संबंधित बताया जाता है, उसकी पहचान सही हो गई है। और दूसरा प्रयोजन यह है कि पीड़ित द्वारा आरोपी की जब सही पहचान कर ली जाती है उसके बाद से आईओ अपनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा प्रोसिक्यूशन स्टोरी और पीड़ित गवाह के पक्ष में अधिक से अधिक कोरोबोरेटिव एविडेंस को चारों तरफ से इकट्ठा करके रिकॉर्ड पर लगा सकता है। इससे प्रोसिक्यूशन केस मजबूत होता है। यहाँ इसी आधार पर पीड़ित व्यक्ति प्रोसिक्यूशन एविडेंस के टाइम पर कोर्ट में आरोपी की सटीक पहचान भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया कि इससे संबंधित लॉ ऑफ टीआईपी क्या होता है। कोर्ट के अनुसार टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से संबंधित कानून सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस में दिया गया था, वही का वही कानून उठाकर जस का तस अब सेक्शन 7 बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ले लिया गया है। इसमें उन फैक्ट्स की चर्चा की गई है जो रेलिवेंट फैक्ट्स को समझाने के लिए या किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के लिए जरूरी होते हैं। जिस तरह से व्यक्ति की पहचान के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाना जरूरी होता है, वैसे ही स्थान की पहचान करने के लिए पुलिस आईओ द्वारा साइट प्लान बनाकर वह केस फाइल में लगाया जाता है। अब सवाल है कि इसके मोड ऑफ टीआईपी क्या होते हैं और इनको किस तरह से किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जब भी गवाह कहे कि वह अपराधी की पहचान कर सकता है तो पुलिस आईओ को अपनी केस डायरीज में नीचे लिखी हुई कुछ बातें अवश्य नोट कर लेनी चाहिए। इसमें आरोपी का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। उस समय पहचान के समय प्रकाश की स्थिति क्या थी, दिन का प्रकाश था, चांद का प्रकाश था, टॉर्च का प्रकाश था, केरोसिन की डिबिया जलाई गई थी उससे प्रकाश हो रहा था, बल्ब या ट्यूब किस चीज का प्रकाश था, ये सारी बातें वहां नोट की जानी चाहिए। आरोपी को देखने का कितना अवसर मिला या आरोपी द्वारा क्या विशेष किया गया जिससे वह गवाह को याद रहा, कितनी दूरी से देखा जा सका था, कितनी देर तक देखा जा सका था, इन सारी बातों का विवरण आईओ की केस डायरीज में होना चाहिए। यहां हमारा आपके लिए, जो आप एलिगेशन वॉरियर्स हैं या जो हमारे यंग एडवोकेट कलीग्स हैं, उनके लिए यह सुझाव है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये सब बातें पहचान करने वाले गवाह के बयान में होनी चाहिए तो सब एडवोकेट्स को
केस फाइल में इन बातों को ढूंढना चाहिए। आईओ ने इनको लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन पहचान करने वाले गवाह के विटनेस बॉक्स में आते ही इन बिंदुओं पर गवाह का क्रॉस लाजिमी तौर पर किया जाना चाहिए। इस क्रॉस से जो जवाब रिकॉर्ड पर आए हों उनकी कमी को फाइनल आर्गुमेंट्स में उठाया जाना चाहिए। इससे गवाह को तोड़े जाने में और आपके आरोपी को बचाए जाने में बहुत सहायता मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया कि टीआईपी की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी की पहचान किया जाना कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वह हुआ और स्वतः ही मान लिया गया, जैसे कि कोर्ट में की गई पहचान को माना जाता है। ऐसा नहीं कि फाइल में कागज लगा होने मात्र से उसको एविडेंस के रूप में पढ़ा जा सकेगा। ऐसा सब्सटेंटिव एविडेंस तो केवल कोर्ट वाली पहचान को ही माना जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की पहचान के सब्सटेंटिव एविडेंस ना होने का मतलब यह हुआ कि यदि आप ठीक ढंग से क्रॉस करके पहचान करने वाले गवाह को तोड़ देते हो तो आरोपी पे फिर कोई भी आंच नहीं आएगी, क्योंकि उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड या अदरवाइज जैसे आरोपी का आइडेंटिफिकेशन किया हो वह वहां बर्बाद हो जाने वाला है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय केवल सूखा और नीरस कानून नहीं बताते हैं कि फाइनल आर्गुमेंट्स के समय क्या दलीलें पेश की जानी चाहिए, बल्कि कानून को सही तरह से जानने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक हमें अपनी कोर्ट प्रैक्टिस को कैसे बदल लेना चाहिए, कैसे हमारे कोर्ट के टूल्स अधिक बेहतर हो जाने चाहिए और हम अपने आरोपियों को बेहतर तरीके से बचाने में सक्षम हो जाने चाहिए। अगली बार अगले कानून के उपयोग द्वारा अपनी कोर्ट प्रैक्टिस को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।